Hello learners, this is Deepti Sharma, your biology teacher, and our today's topic is biological classification. This is chapter number 2 of your class 11th textbook, and we are going to discuss this topic in the aspect of NEET as well as class 11th. और हम आज इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज इसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जैक्ट मीनिंग को समझेंगे, किस किस तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, और साथ ही साथ आज हम ये भी देख लेंगे कि कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम को आज के टाइम पर भी माना जाता है और कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम को अब हम प्रिवेल नहीं कर रहे हैं। इन सभी चीजों के ऊपर आज हम डिस्कशन कर लेंगे। When we are talking about biological classification, बच्चे आपके इसके अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, बायोलॉजिकल और एक क्लासिफिकेशन। दोनों को जब हम सम अप कर रहे हैं तो इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की साइंटिफिक डेफिनेशन देखें बच्चे, कि अगर आपसे कोई आपके मान लो एग्जामिनेशन में या फिर नीट के एस्पेक्ट पे अगर क्वेश्चन आए दैट व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो हमें एग्जैक्टली क्या पता होना चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन साइंटिफिक मैनर पे बात कर रहे हैं हम। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हो रहा है बच्चे वो साइंटिफिक मैनर में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इन क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले ह्यूमन बींग्स ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश नहीं करी है या फिर वो उन्हें क्लासिफाई नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन उन्हें साइंटिफिक मैनर में क्लासिफाई नहीं करते थे। हम आज अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा सेल्फिश है। हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी नीड्स अपनी ग्रीड्स के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन हमसे जो पुराना आदमी था वो तो साइंटिफिक लेवल पर भी बात नहीं करता था। अर्ली मैन सिर्फ ये देखते थे कि हमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह की हमारी नीड पूरी हो सकती है, यानी किससे हमें क्लोथिंग मिल रही है, किससे हमें शेल्टर मिल रहा है, किससे हमें फूड मिल रहा है, बस वो उसके यूज और डिसयूज देखा करते थे। लेकिन अब यहाँ पर जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक मैनर पर क्लासिफाई कर रहे हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। और इस क्लासिफिकेशन का आधार या इसके जो बेसिस है बच्चे वो है इनके अंदर मिलने वाली सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। यानी अगर हम देखें तो आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हो जाती है बच्चे, आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हो जाती है साइंटिफिक मैनर ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। उनके अंदर पाए जाने वाले अंतर और उनकी समानताओं के आधार पर हमने जीवों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया है और उसी को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब इसके बाद आपके सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने यहाँ पर साइंटिफिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का काम करा था उनका नाम है एरिस्टोटल, और इन साइंटिस्ट को हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और एरिस्टोटल ने आपके सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था और उन दो ग्रुप्स का नाम है प्लांट्स और एनिमल्स। और यहीं से बच्चे आप एक बात समझ लोगे, अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, चाहे यहाँ पर हम प्लांट और एनिमल जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं दो ही किंगडम है, यहाँ से लेकर जब तक हम चाहे 3 किंगडम पे चले जाएं, 4 चले जाएं, 5 पे चले जाएं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर भी जब बात करोगे तो आपके प्लांट्स और एनिमल्स हमेशा कांस्टेंट होंगे। यानी आपको अगर आप सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में बांट रहे हो तब भी प्लांट एनिमल्स की बात हो रही है, 3 ग्रुप में बांटोगे तब भी प्लांट्स एनिमल्स की बात होगी, 4 में बांटोगे तब भी प्लांट्स और एनिमल्स का पार्ट आप वहां पर देखोगे। साथ ही साथ जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बात करेंगे तब भी आपको 2 किंगडम्स उसमें से प्लांट और एनिमल ही मिलेंगे। जब हम एरिस्टोटल के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन करा था बच्चे, ये सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर करा था। सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब हो गया बच्चे, वर्ड आ रहा है, देखो यहाँ पर वर्ड आपका आ रहा है मोर्फोलॉजी, राइट। यहाँ तक का वर्ड अगर हम देखें तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर वर्ड आ रहा है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज की एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर स्टडी करते हैं, यानी एक ऐसी बायोलॉजिकल स्टडी जिसके अंदर हम सिर्फ बाहरी विशेषताओं के बारे में ही बात करते हैं, उन्हें हम मोर्फोलॉजिकल फीचर्स बोलते हैं बच्चे। तो जो आपके एरिस्टोटल थे उन्होंने यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन करा है वो सिर्फ बाहरी विशेषताओं यानी एक्सटर्नल या फिर फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर ही करा है। कैसे, इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं बच्चे। जब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, उन्होंने हमारी जो सेकंड थर्ड क्लास से प्लांट्स का डिवीजन देखते आए हैं उसके बारे में बात करी। उन्होंने प्लांट्स को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। उन्होंने बोला कि प्लांट्स जो है वो आपको 3 कैटेगरीज में मिलेंगे, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स जड़ी बूटी, श्रब्स झाड़ियां, ट्रीज बड़े बड़े पेड़,
है ना, बचपन से ये चीज पढ़ रहे हैं। और ये चीज जो है ये आपके एरिस्टोटल ने डिफाइन करी थी कि प्लांट्स आपके 3 तरीके के होते हैं, एक सबसे छोटे, फिर मीडियम साइज एंड देन टॉल ट्रीज। लेकिन बच्चे इसके अंदर हम कहीं पर भी इंटरनल फीचर्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं उसकी मोर्फोलॉजी के बारे में बात करते हुए प्लांट्स का हमने यहाँ पर डिविजन कर दिया। इसके बाद सेम चीज आपको एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगी। इन्होंने एनिमल्स को भी 2 पार्ट में बांट दिया। एक तरफ इन्होंने बोला कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड होगा, और दूसरी तरफ ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड नहीं होगा। एंड हियर अराइजेस अ क्वेश्चन, आप लोगों से अगर कोई ये पूछे कि आपके ब्लड का कलर रेड क्यों है, ऐसी क्या चीज आपके ब्लड के अंदर पाई जाती है कि उसका कलर जो है रेड है? इफ एनीबडी नोज द आंसर, प्लीज उस आंसर को आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और अगर नहीं भी आएगा तो आई विल गिव द आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ उन्होंने एनिमल्स, देखो फिर से वही वाली चीज, उन्होंने बाहर एक्सटर्नल फीचर्स पर ही बात कर ली। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है। तो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ मोर्फोलॉजिकल फीचर्स पर था। उन्होंने आपके सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 भागों में बांटा, एनिमल और प्लांट्स। लेकिन फिर भी इनको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्रेडिट नहीं दिया गया था। इनको हम सिर्फ फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, लेकिन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्रेडिट जिस साइंटिस्ट को दिया गया था, उन साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देने का काम करा था। और मैंने पहले ये बात बोली है बच्चे कि आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहे 2 किंगडम हो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, आपके 2 किंगडम्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, और वो 2 किंगडम्स हैं प्लांट और एनिमलिया। जब हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास इन 2 किंगडम्स के अलावा बच्चे तीसरे किंगडम के लिए गुंजाइश बचती ही नहीं है। तो यहाँ पर भी आपके वही सेम 2 किंगडम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये बच्चे, ये जो आपके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसके बारे में एनसीईआरटी में एक डिटेल्ड डिस्कशन है। लेकिन 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का तो मेंशन भी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बहुत ही ब्रीफ तरीके से यहाँ पर हम एक बार देख लेंगे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हैकेल जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट और एनिमलिया ऐसे 2 किंगडम्स हैं जो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो इसके अलावा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक नया आपका किंगडम ऐड हुआ जिसका नाम है प्रोटिस्टा। अब इसी के साथ सवाल ये आता है कि इन 2 किंगडम्स के अलावा तीसरे किंगडम की जरूरत ही क्यों पड़ी, या फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दे तो दिया गया था, तो अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है? ये सब चीजें हमें तब पता लगेंगी जब अभी हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ 3 आपके किंगडम्स आ गए बच्चे, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ तक भी हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हुई। इसके बाद आपका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया उसे हम बोलते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम जानते हैं प्लांट और एनिमल कांस्टेंट है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने देख लिया कि एक नया किंगडम ऐड हुआ है जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। जब हम बात करते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो साइंटिस्ट का नाम है कोपलैंड जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, और प्लांट और एनिमलिया यहाँ भी कांस्टेंट है। थर्ड किंगडम आपको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से मिल गया था विच इज प्रोटिस्टा, और यहाँ पर आपका एक चौथा किंगडम ऐड ऑन हो गया जिसे आप बोलते हो मोनेरा। सवाल वही है कि मोनेरा की जरूरत क्यों पड़ी, और जवाब भी वही है कि अभी जब हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के डीमेरिट्स देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा कि इन अलग अलग किंगडम्स की हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही है। इसके बाद भी आपका एक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो आज के टाइम तक भी प्रिविलेंट है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और इसको हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाम से पता लग रहा है बच्चे यहाँ पर 4 नहीं 5 किंगडम्स होंगे। प्लांट और एनिमलिया शुरू से लेकर अब तक कांस्टेंट ही है। आपको 3 किंगडम से पता लगा दैट प्रोटिस्टा इज एडेड, 4 किंगडम से पता लगा दैट मोनेरा किंगडम इज एडेड, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑब्वियसली हमने यहाँ पर एक और किंगडम ऐड ऑन करा होगा। वो क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ी वो अब हम तब डिस्कस करेंगे जब हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की सभी डीमेरिट्स को अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर हम अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को एनसीईआरटी के एस्पेक्ट से लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए होती है वो भी हम इस वीडियो में आज कवर कर लेंगे। Let's discuss the 2 kingdom classification system in detail. अब आप ये बात इस वीडियो से जानते ही हो बच्चे that 2 kingdom classification system is given by Carolus Linnaeus, और आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हो कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 2 ही भागों में बांट दिया गया, और वो 2 भाग आपके प्लांटे और एनिमिलिया हैं। इस
टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बहुत ही ज्यादा इजी बनाया गया और इन्होंने सभी के सभी जीवों को दो भागों में बांटते हुए कहा कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो आपका कोई प्लांट होगा या फिर कोई एनिमलिया होगा। समझने में बहुत ही आसान, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो ना तो प्लांट थे और ना ही एनिमल्स, तो इस तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम में उनको कोई जगह ही नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, पहले हम इसे ही नोट डाउन कर लेते हैं। दैट देयर वर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर वर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इस बात से मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी जीव थे विच कुड नॉट फॉल, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं जा पा रहे थे, विच कुड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। और यहाँ ईदर कैटेगरी का मतलब है बच्चे कि ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्राणी, ऐसे जीव थे जो ना तो प्लांट्स के अंदर कंसीडर करे जा रहे थे, ना ही हम उन्हें एनिमल्स में रख पा रहे थे। तो अब दिक्कत ये आ रही थी कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जगह ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर ही नहीं करेंगे तो क्लासिफिकेशन सिस्टम पे फिर किस तरह से रिलाई करोगे? यहाँ काम ही यही हो रहा है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है, पर यहाँ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जगह ही नहीं मिल पा रही थी। सबसे पहला ड्रॉबैक ही यही है। दूसरा ड्रॉबैक आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का ये है बच्चे कि यहाँ आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे थे। अब बच्चे यहाँ पर दो वर्ड्स आ गए आपके, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जब बच्चे हम बात करते हैं सेल या फिर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो आपके सेल और ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपका सेल प्रोकैरियोटिक होगा या फिर आपका सेल यूकैरियोटिक होगा। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करते हैं बच्चे, तो ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर की जो बनावट है या फिर कह लो इनके अंदर जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो अच्छे से हुआ हुआ नहीं होता है, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसके अंदर आपको किसी भी तरह की डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली देखने को नहीं मिलेगी। जबकि जब हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो न्यूक्लियस बहुत अच्छे से बना होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इसके अंदर सभी ऑर्गेनेलीज आपको देखने को मिलेगी और कंपार्टमेंटलाइजेशन भी बहुत बढ़िया होगा। अब बात यह है कि ऑर्गेनली क्या होती है। ऑर्गेनली बच्चे हम लोगों ने ये चीज पहले भी डिस्कस करी है, मैंने आपको ये किसी ना किसी शॉर्ट में जरूर एक्सप्लेन करा है, बट लेट्स समराइज इट। ऑर्गेनली बच्चे आपके सेल का और छोटा पार्ट है, सब सेल्यूलर कंपोनेंट है, जो आपके सेल के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करने का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे मैं लिवर के बारे में बात करूं तो वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम कर रहा है और इसके अलावा और बहुत से फंक्शंस करता है। इसी तरीके से अगर हम माउथ के बारे में बात करें तो यहाँ से आपके फूड का इंजेक्शन होता है, सभी ऑर्गन्स के अलग अलग काम है। इसी तरीके से सेल्स के अंदर जब हम ऑर्गेनली के बारे में बात करते हैं तो वो आपकी वो सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स, आपके सेल के अंदर छोटे छोटे हिस्से हैं जो आपके सेल की अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर तो आपको बहुत ही कम ऑर्गेनली देखने को मिलेंगी और ऐसी ऑर्गेनली देखने को मिलेगी जिनके बाहर कोई परत नहीं होती है। पर अगर हम बात करें बच्चे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, तो वहां आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन भी बहुत बढ़िया मिलेगा और वहां न्यूक्लियस भी बहुत सुंदर बना होगा और साथ ही साथ आपको उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनली देखने को मिलेंगी और वो सभी ऑर्गेनली अलग अलग स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने का काम करती हैं। पर अगर हम बात करें टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो यहाँ पर ये सिस्टम जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को आपस में क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था। वो एक ही ग्रुप के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी रख दे रहा था और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी रख दे रहा था। दो ड्रॉबैक्स हो गए बच्चे। अब जब हम तीसरे ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं तो आपका तीसरा ड्रॉबैक आता है कि ये जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को तो बांट ही नहीं पा रहा था और ये इसके साथ साथ यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप में रख दे रहा था। अब यूनिसेल्युलर होते हैं बच्चे एक कोशिक और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुकोशिक। यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जबकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी की डिजाइनिंग एक सेल से ज्यादा से बनी होती है। पर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को भी उसी ग्रुप में रख रहा था और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी उसी ग्रुप में प्लेस कर दे रहा था। कैसे, उस चीज को हम एग्जांपल से समझेंगे। फिलहाल हम अगला ड्रॉबैक देखते हैं और तीसरा ड्रॉबैक ये था कि ये आपके नॉन फोटोसिंथेटिक यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना रहे थे या जो लाइट एनर्जी की मदद से अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे जीव जो अपना खाना लाइट की एनर्जी की मदद से खुद से बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी इन्होंने दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया।
अब बात ये है, जब हम किसी चीज का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें उस क्लासिफिकेशन के थ्रू उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझ में आता है। पर अगर इतने सारे डिमेरिट्स होंगे तो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में श्योरिटी के साथ कोई कैरेक्टरिस्टिक बता ही नहीं पाएंगे। मानो अगर हमने प्लांट के अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रख भी दिया तो इस तरीके से बताना पड़ेगा कि या तो ये प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा, या मल्टीसेल्युलर होगा या यूनिसेल्युलर होगा, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। अगर हमें कोई डिफाइंड फीचर क्लासिफिकेशन सिस्टम की मदद से पता ही नहीं चल रहा है तो फिर हम इस सिस्टम का करेंगे क्या, या फिर इससे किस तरीके की क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर समझ आ रही है। इन तीनों ही पॉइंट्स को समझाने के लिए बच्चे हम सिर्फ एक सिंगल एग्जाम्पल भी लेंगे तो चल जाएगा। देखो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि अगर हम शुरुआती तौर पर बात करें तो जब हम प्लांट और एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बात कर रहे हैं, तो आपका जो बच्चे ब्लू ग्रीन एल्गी है, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया, अगर हम बात करें बैक्टीरिया के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, अगर हम बात करें फर्न के बारे में, अगर हम बात करें मॉसेस के बारे में, अगर हम बात करें बच्चे फंजाई के बारे में, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म के बारे में, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स के बारे में, यानी इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चे। और अगर हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से देखें तो वो इन सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स को प्लांट किंगडम के अंदर कंसिडर कर देते थे। और इनके पास एक बहुत ही बकवास से फिलॉसफी थी कि इन सबको हम प्लांट किंगडम के अंदर क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव सेल वॉल, क्योंकि इन सभी सेल के पास बाहर आपकी सेल वॉल है, कोशिका झिल्ली प्रेजेंट है। बस ये एक वजह हो गई कि ये सारे के सारे प्लांट के अंदर ही रख दिए गए। लेकिन इसकी वजह से बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल ग्रुप में ही रख दिए गए हैं। कैसे? जैसे अभी हमने बात करी बच्चे यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यहाँ जब हम बात कर रहे हैं बच्चे आपके बैक्टीरिया के बारे में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, बल्कि ये सारे के सारे आपकी, ये भी आपका यूनिसेल्युलर है। अगर हम बात करें फर्न, मॉसेस, फंजाई, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में, ये सब आपकी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरी तरफ अगर हम देखें बच्चे तो आपका जो ये फंजाई है ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, यानी ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता। बैक्टीरिया की भी कुछ ऐसी प्रजाति होती हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, और बाकी के सभी फोटोसिंथेटिक है। तो दूसरी चीज भी हो गई कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप में रख दिया। और तीसरी चीज हमने बोली थी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका जो बैक्टीरिया है बच्चे वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और ये बाकी जितने आपको दिखते हैं, जैसे अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में भी बात करें तो ये भी आपका प्रोकैरियोटिक है, और बाकी सब आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही साथ रख दिया गया, और इसीलिए आज ये क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रचलित नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज, अगर हम यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो आपका ग्रुप है इसके अकॉर्डिंग आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसके अंदर इन्होंने क्लमाइडोमोनास, जब हम क्लमाइडोमोनास के बारे में बात करते हैं, सी क्लमाइडोमोनास, अगर किसी भी बच्चे को इसकी स्पेलिंग याद करने में प्रॉब्लम होती है बच्चे कि क्लमाइडोमोनास की क्या स्पेलिंग होगी, तो बहुत सिंपल सा पैटर्न है याद करने का, CHLA चला, MY माई, डोमो DOMO एंड नास NAS नास, चला माई डोमोनास। बस अपनी प्रोनाउंसिएशन खराब ना करते हुए आप स्पेलिंग को इस तरह से याद कर सकते हैं, बोलते टाइम क्लमाइडोमोनास ही बोलिएगा। क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरोथ दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने क्या करा, एल्गी के अंदर ही रख दिया। अब बात यह है कि आप दोनों की दोनों चीजों को एल्गी के अंदर रख रहे हो, पर स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और क्लमाइडोमोनास जो है वो हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स और कंफ्यूजिंग चीजें आपको टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर देखने को मिलती हैं। और यही रीजन था कि धीरे धीरे हम लोगों ने क्या करा, क्लासिफिकेशन सिस्टम में बदलाव करा। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो प्रोटिस्टा के बारे में बात होने लगी, फिर इसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो मॉलिरा के बारे में बात होने लगी। अब हम जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे बात करेंगे तो एक नया ग्रुप ऐड ऑन होगा जिसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे, और ये कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से हमें नए क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत थी। और एनसीईआरटी में अब इसके बाद जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम डिटेल में डिस्कस है, उस आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है बच्चे, इसके अंदर हमारे पास प्लांट और एनिमल तो आज भी कांस्टेंट ही है,
लेकिन साथ ही साथ हमारे पास 3 और अलग ग्रुप्स हैं जिनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अब हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में ही प्लेस करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से नहीं मिल रही, पर क्योंकि उसके पास सेल वॉल है तो उठाकर उसके अंदर रखना पड़ेगा, अब ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोगों ने इस चीज में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट ले आए हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे तो आप जानते हो एक तो प्लांटे है ही, दूसरा एनिमिलिया है, तीसरा हम जानते हैं प्रोटिस्टा है, चौथा मोनरा है बच्चे, और पांचवा ग्रुप जो एड ऑन होता है बच्चे उसका नाम है फंजाई। तो ये आपके 5 ऐसे किंगडम्स हैं जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कंसिडर करे जाते हैं। अगर सीक्वेंस के हिसाब से चले तो प्लांट और एनिमल सबसे पहले आए, उसके बाद आया प्रोटिस्टा, फिर आया मोनेरा, और आखिरी में आपका जो किंगडम आता है उसका नाम है बच्चे फंजाई। ठीक, अब देखो इसके हिसाब से देखें तो हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो बांट दिए, जैसे कि आपके जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे बच्चे, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, आपको जैसे ही पता लगे कि कोई जीव प्रोकैरियोटिक है तो आप उसको उठाकर किंगडम मोनेरा के अंदर रख दो। ठीक, और आपको यहाँ पर एक और बात समझनी है कि आपके जो मोनेरा होंगे वो हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं, और आपके मोनेरा का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर जिसका नाम है बैक्टीरिया। अगर हम बात करें बच्चे प्रोटिस्टा के बारे में तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, ऑर्गेनिज्म यहाँ भी यूनिसेल्युलर होंगे। जब ये भी यूनिसेल्युलर है, आपके मोनेरा भी यूनिसेल्युलर है, तो फर्क क्या आता है? आपके मोनेरा के अंदर सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होंगे, जबकि प्रोटिस्टा के अंदर सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होंगे। और कई बार नीट में ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल सिंपली आपसे ये चीज पूछ दी जाती है दैट यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आर केप्ट इन, तो आपको आगे आंसर बताना है दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा की आपको दो विशेषताओं के बारे में पता लग गया कि जो आपके जीव होंगे वो हमेशा यूनिसेल्युलर होंगे, और ये आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। इनके बहुत ही सारे एग्जांपल्स हैं बच्चे, वो हम लोग डिटेल में जब हम किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे तब हम बात करेंगे। फिर इसके बाद आपकी तीसरी आती है बच्चे किंगडम फंजाई। प्लांट और एनिमल को लास्ट में डिस्कस करेंगे, और इसका रीजन उनकी एडवांसमेंट है। सबसे ज्यादा अच्छे से बने हुए जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांटे और एनिमिलिया के अंदर ही आते हैं। तीसरा आया आपका बच्चे किंगडम फंजाई। अगर इसका एक स्पेशल आप कोई कैरेक्टरिस्टिक बात करना चाहें तो इसकी जो सेल वॉल है बच्चे वो फंजाई से बनी हुई, आपकी जो सेल वॉल है बच्चे फंजाई से बनी होती है। वाओ, सेल वॉल जो है बच्चे वो आपकी काइटिन से बनी हुई है। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी जो सेल वॉल है वो आपकी फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है। अगर हम बात करें बच्चे प्लांट्स के बारे में तो प्लांट्स के अंदर भी हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि अगर हम प्लांट्स में बोल रहे हैं तो उनकी जो सेल वॉल होगी बच्चे वो सेल्यूलोज से बनी होगी, और साथ ही साथ एक चीज जो हमेशा आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी वो है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो हमेशा ऑटोट्रॉफिक होंगे, अपना खाना हमेशा खुद से बनाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्लांट किसी और के ऊपर अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को लेकर या अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को लेकर डिपेंडेंट हो। अगर हम बात करते हैं बच्चे एनिमल किंगडम के बारे में तो एनिमल किंगडम पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको जो एक स्पेसिफिक फीचर याद रखना है वो ये है कि इनके अंदर बच्चे सेल वॉल एब्सेंट होता है। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, जितने भी सबसे ज्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको किंगडम एनिमिलिया के अंदर देखने को मिलेंगे। आज हम लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की सभी डिसएडवांटेजेस पर बात कर ली है। हमने ये बात कर ली है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से फीचर हमें किसके बारे में याद करने हैं। अच्छा, यहीं से आप समझ जाइए कि किंगडम क्लासिफिक जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम है R.H. विटेकर, और कौन से ईयर में दिया था वो है 1969। इसके अंदर इन्होंने क्या करा था, आपके सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया था, और ग्रुप्स अब आप जानते ही हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। इनके स्पेसिफिक फीचर्स हमने अभी अभी डिस्कस कर लिए हैं। 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात करी, बल्कि वो हमारी एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस नहीं है, फिर भी हमने ब्रीफली उनको आज कवर कर लिया है। और अब इसके बाद हमें सिर्फ एक चार्ट रिवाइज करना रह जाता है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक चार्ट आपको एनसीईआरटी में दिया है। फटाफट से 5 फीचर्स हम डिस्कस करेंगे एंड देन वील वाइंड अप द वीडियो। सी, अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, आप ये बात तो अब जानते ही हैं कि 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। सबसे पहला फीचर जो बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी इसका
सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल पर बात करें बच्चे, तो जो आपका मोनेरा है, सिर्फ मोनेरा के अंदर आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। अगर बाकी 4 ग्रुप्स के बारे में बात करो तो चारों के चारों आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। फिर अगर बच्चे हम बात करें इसकी सेल वॉल के बारे में, तो एक चीज आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो आपके एनिमल किंगडम है उसके अंदर आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। आप जानते हो प्लांट के अंदर सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी है। आप जानते हो फंजाई के अंदर काइटिन की सेल्यूलोज आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। अगर हम प्रोटिस्टा में बात करें तो कुछ में प्रेजेंट होगी और कुछ में एब्सेंट होगी, यानी प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। और मोनेरा के अंदर जो आपकी सेल वॉल होती है बच्चे नॉन सेल्यूलोसिक होती है, यानी सेल्यूलोस रहित होगी। इसके अंदर आपको सेल्यूलोस देखने को नहीं मिलेगा और इसके अलावा आपको इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन देखने को मिलता है। 2 चीजें डिस्कस हो गई। तीसरी चीज बच्चे आपकी यहाँ पर आती है, देखो सेलुलर लेवल पर बात कर ली हमने, सेल वॉल पे बात कर ली। तीसरी चीज जो हम बात करेंगे बच्चे, इसके आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बात कर सकते हो कि खाना किस तरह से खाएंगे। याद करने का एक बहुत ही सिंपल पैटर्न है। शुरू वाले आपके 2 यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, दूसरे पर भी निर्भर हो सकते हैं। अगर हम फंजाई के बारे में बात करें तो दूसरे पर ही निर्भर होगा। प्लांट हमेशा अपना खाना खुद बनाएगा और एनिमल जो है वो हमेशा दूसरों के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेकर निर्भर होते हैं। यानी अभी तक हमने 3 फीचर्स डिस्कस कर लिए। एक सेलुलर लेवल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। सेल वॉल पे बात कर ली हमने, बात कर ली कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। अगर बच्चे हम इसके सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन पर बात करें, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इनके अंदर सेल प्रेजेंट है, टिश्यू प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। किस तरह की सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन या कोशिका संगठन देखने को मिलता है उस बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। इस पॉइंट पर जब हम बात करते हैं मोनेरा, आप जानते हो यूनिसेल्युलर है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा, आप जानते हो यूनिसेल्युलर है। फंजाई पे बात करोगे तो यहाँ आपको या तो मल्टी सेल्युलर कंडीशन देखने को मिलेगी या फिर लूज टिश्यू, यानी अच्छे से बना हुआ नहीं पर टिश्यू तक का लेवल देखने को मिल सकता है। जब प्लांट्स में बात करेंगे तो आपको यहाँ अंग की रचना दिखने को मिलती है, ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। और जब हम बात करें जानवरों के बारे में तो यहाँ आपको मल्टी सेल्युलर से लेकर अंग प्रणाली तक की रचना दिख सकती है। यानी ये आपके सबसे एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम तक का लेवल देखने को मिल जाता है। और लास्ट चीज जो बच्चे एनसीईआरटी में डिस्कस हुई है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आज की क्लास से आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके जो मोनेरा है अगर वो आपके प्रोकैरियोट्स हैं तो सिर्फ उनके अंदर एब्सेंट है और बाकी सभी के अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट देखने को मिलती है। बच्चे एक चीज का ध्यान रखना है, चार्ट के अंदर यही 5 चीजें डिस्कस्ड हैं, लेकिन चार्ट के जस्ट नीचे जो 3-4 लाइंस आपको दी हुई हैं उसके अंदर बताया गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हम रिप्रोडक्टिव मोड भी देखते हैं कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है। और फाइलोजेनेटिक रिवोल्यूशंस यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, यानी कि आपका इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में भी हम इस तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। आज हम लोगों ने सभी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को डिस्कस कर लिया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी डिस्कस कर लिया है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए। जो आपका एक इंपॉर्टेंट चार्ट है वो सभी के सभी फीचर्स भी आज हमने बात कर ली है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की सभी डीमेरिट्स के ऊपर बात कर ली है। अब हम लोग जब भी वीडियो बनाएंगे, हम लोगों ने बैक्टीरिया के ऊपर भी वीडियोस बना लिए हैं, यानी आपका किंगडम मोनेरा भी पूरा का पूरा डिस्कस्ड है। जब आप लोग ये वीडियो कवर कर लेते हैं इसके बाद आप अपनी बैक्टीरिया वाली वीडियोस भी देख लेंगे और फिर अब जो हमारी अगली वीडियो बनेगी दैट विल बी ऑन किंगडम प्रोटिस्टा। टिल देन पढ़ते रहो, है ना, इन वीडियोस को अच्छे से रिवाइज करो गाइस और जल्दी मिलते हैं।